Assalamualaikum. Hope so you all are well. Starting with the contents, जिसमें हम देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर हमारे पास किस तरह से बॉडी के अंदर फैलता है। नेक्स्ट हम इसके बारे में इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से इंसिडेंट्स हैं, इंसिडेंस रेट जो है पाकिस्तान के अंदर। हम बेसिकली इसके अंदर जितनी भी बात करेंगे वो पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस को लेकर चलेंगे। प्रोग्नोसिस जो है वो किसी भी डिजीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रोग्नोसिस हमारे पास एक ऐसा स्टेप है जो कि ये बताता है कि हम उस डिजीज को किस तरह क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस देखेंगे और उनका लिंक देखेंगे विद द सर्वाइवल रेट। वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर को कॉज कर सकते हैं, या किस तरह हम उन रिस्क फैक्टर्स को रोक कर ब्रेस्ट कैंसर को की जितनी भी डिजीज है, एक अगर एक वुमेन के अंदर हो गई है या उसको किस तरह, अगर एक वुमेन की फैमिली के अंदर वो सारी चल रही है तो उसको हम किस तरह उसकी रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट आएंगे कि वो कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जो कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर को किस तरह देखा जाता है कि वो बॉडी के अंदर फैल गई है, और किस तरह उसके बारे में पता चलता है कि कौन सी स्टेज के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर एक वुमेन के अंदर डेवलप हो चुका है। लास्ट पार्ट जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट द न्यूट्रिशनल थेरेपी, हम इसको डिस्कस करेंगे, और एट द एंड आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग विद द ब्रेस्ट कैंसर, जैसे कि अगर हम एक कैंसर की बात करें कि कैंसर क्या होता है, कैंसर हमारे पास अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है ऑफ द सेल। जब एक पर्सन के अंदर सारे टिश्यूज और सारे जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है जिसको हम अपोप्टोसिस कहते हैं। जब भी कोई सेल डैमेज होता है, अपोप्टोसिस का प्रोसेस बॉडी के अंदर खुद ही से स्टार्ट हो जाता है, और वो उस सेल को जो है मैक्रोफेजेस के थ्रू डिस्ट्रॉय करके इनगल्फ करता है और बॉडी से वेस्ट आउट कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी डिजीज या कोई भी डैमेज सेल आगे बॉडी के अंदर उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे सेल्स बार बार डेवलप होते हैं, न्यू के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो वो सारी जो चेंजेस है वो अपोप्टोसिस का प्रोसेस रोक देता है। लेकिन जो कैंसर हमारे पास होता है उसमें बेसिकली वो सबसे पहले जाकर हमारे अपोप्टोसिस प्रोसेस के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस का सारा मैकेनिज्म रुक जाता है और हमारी बॉडी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती कि बॉडी के अंदर कोई डैमेज सेल है। ये डैमेज सेल फिर नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लाई होता रहता है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है, और ये हमारे पास बेस बनती है कैंसर की। और फिर जिस पार्ट के अंदर वो कैंसर सबसे पहले प्रेवलेंट होगा, हम उस पार्ट के साथ उसको एसोसिएट कर देंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में है, और जैसे कि हमें पता है कि अक्टूबर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ इसको मनाया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमारे पास शौकत खानम हॉस्पिटल है, जिसमें आप लोगों को पता होगा अभी पिछले दिनों जो है वो पिंक टी का एक छोटा सा उन्होंने ओकेजन रखा था, इवेंट रखा था फॉर द अवेयरनेस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। इसी तरह आगा खान यूनिवर्सिटी हर साल अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की एक कैंपेन चलाती है। उसी तरह हमारे पास शिफा जो फाउंडेशन है और पिंक रिबन एसोसिएशन है 2004 के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुई थी, जिसका मेन जो फोकस था वो यही था कि लोगों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस को बहुत ज्यादा करें, क्योंकि ये वुमेन के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हुआ जा रहा था। अब अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इसमें सबसे पहले चीज आती है कि कौन से हमारे पास ब्रेस्ट के पार्ट्स होते हैं। तो 3 मेन पार्ट्स होते हैं। लोब्यूल्स, लोब्यूल वो पार्ट होता है जो कि मिल्क की प्रोडक्शन करता है, और डक्ट्स हमारे पास वो पाइपलाइंस आप कह सकते हैं होती हैं जो कि इस मिल्क को टुवर्ड्स निपल्स लेकर आती हैं। एंड कनेक्टिव टिश्यूज हमारे पास बेसिकली इन सारे स्ट्रक्चर को आपस में एक ऐसा होल्ड स्ट्रक्चर जो है रखने में मदद करता है। कॉमनली जो कैंसर कॉज होता है वो लिब्यूल्स या डक्ट्स के अंदर होता है, और जैसे ही अगर इसको अर्ली डिटेक्शन ना की जाए तो ये ब्रेस्ट से स्प्रेड होता हुआ आपके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मेनली वुमेन को अफेक्ट करता है रादर देन हमारे पास जो मेल कम्युनिटी है उसके। नेक्स्ट चीज आती है इंसिडेंस।
शौकत खानम जो मेमोरियल हॉस्पिटल है और जो आगा खान यूनिवर्सिटी है हमारे पास, ये हमारे पास दो ऐसे रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ पर मोस्टली डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च की जाती है अबाउट द डिजीजेस में। तो इनकी अगर एक हम प्रॉपर कह लें कि कंक्लूजन देखा जाए तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि एशिया के अंदर पाकिस्तान की बात करें तो उसमें सबसे प्रेवलेंट जो हमारे पास कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि नियरली 40,000 वुमेन को हर साल उनकी डेथ की वजह बनता है। और ये एक वुमेन के अंदर कॉमन कैंसर आ गया है। 1 in 8 वुमेन नियरली कह लें कि पर ईयर अपनी लाइफ टाइम के अंदर उनको ब्रेस्ट कैंसर जरूर डेवलप होता है। और बाज लोगों को पता भी नहीं चलता कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उनके अंदर डेवलप हो गया है ड्यू टू अनअवेयरनेस या निगोशिएशन की वजह से। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट दी थी तो उसमें देखा गया था कि ईच ईयर 2.1 मिलियन जो वुमेन है उनको ब्रेस्ट कैंसर अफेक्ट करता है। और वुमेन के अंदर इन पाकिस्तान ये सबसे ज्यादा प्रेवलेंट डिजीज है जो कि उनकी कॉज ऑफ द डेथ बनती है। अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमारे पास आती है कि ब्रेस्ट कैंसर कौन से स्टेज के ऊपर डेवलप हुआ है। स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी अर्ली डिटेक्शन कर ली जाएगी उतना ही सर्वाइवल रेट उस वुमेन का बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लेटर स्टेजेस। क्योंकि अर्ली स्टेजेस में अगर हम ट्यूमर की बात करें तो वो स्मॉल होगा, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा आसान होगा क्योंकि वो एक पिन पॉइंट आप कह सकते हैं या एक सर्टेन एरिया के अंदर वो सिर्फ डेवलप हुआ है, तो उसको सर्जरी के थ्रू या कीमोथेरेपी के थ्रू रिमूव करना इजी होगा रादर देन कि वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करके आए। इसी तरह उसका जो ट्रीटमेंट या प्रोसीजर है वो भी कम टाइम के लिए होगा और उसके सर्वाइवल रेट्स और लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हैं उनके आउटकम बेटर और ज्यादा इन्हांस हो सकते हैं। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जो है यूजुअली अगर हम बात करें नेकेड आइट के थ्रू, जैसे कि हम किसी भी चीज को सामने से देख रहे होते हैं, तो अगर एक पर्सन खुद उसकी एग्जामिनेशन कर रहा है या वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए किसी प्रोफेशन के पास जाता है तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो उस अर्ली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो डायग्नोज नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैमोग्राफी हमारे पास एक टेक्निक है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कराई जाती है ताकि ब्रेस्ट कैंसर की जो अर्ली स्टेज है उसको हम अच्छे तरीके से पता कर सकें। अगर हम इसके स्टेजेस की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट इसमें स्टेजेस होते हैं। जो स्टेज 0 है या इसको हम स्टेज 0 भी कहते हैं और इसके साथ साथ अर्ली ब्रेस्ट कैंसर स्टेज भी कहते हैं। इसमें ट्यूमर साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और ये जो है वो क्लिनिकल अगर एग्जामिनेशन की जाए तो पता भी नहीं चलता कि ट्यूमर की जो है विद इन द ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो गई हुई है। इस कंडीशन के अंदर अभी जो है वो कैंसर डेवलप नहीं हुआ होता, लेकिन ब्रेस्ट के अंदर अगर आप बात करें तो कैंसर की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई होती है। अब हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर में जो सेकंड चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एक फीमेल हार्मोन है, इसकी परसेंटेज देखा जाता है डिफरेंट स्टडीज के अंदर डायरेक्टली लिंक करी होती है विद द ब्रेस्ट कैंसर में, कि जितना ज्यादा एक वुमेन की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा उतना ही ज्यादा उसके चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अगर अर्ली स्टेजेस में या स्टेज 1 तक आप उसकी डिटेक्शन कर लेते हैं तो उस वुमेन की जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज होती जाती है। लेकिन जैसे ही ट्यूमर साइज 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा होता जाता है तो कैंसर फैलता जाता है और वो फिर एट द एंड दूसरे पार्ट्स के ऊपर भी स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से सर्वाइवल रेट 20% तक रह जाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए या कोई भी किस्म का कैंसर है तो उसकी अर्ली डिटेक्शन जरूर करवाई जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप 6 महीने के बाद अपनी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करवा सकते हैं या क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं जा सकते तो पर ईयर जरूर जाएं, क्योंकि ये हमारे पास कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं कि जिनकी अर्ली डिटेक्शन से ही आप उस डिजीज को क्योर कर सकते हैं। क्योंकि जब ये डिजीज अब आगे स्टेजेस के अंदर डेवलप हो जाती है तो ये फिर प्रॉपर इसको ट्रीटमेंट इसका नहीं हो सकता। अगर इसका ट्रीटमेंट हो भी जाए, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी भी अनहेल्दी हो या आपके एनवायरमेंटल क्यूज ऐसे हो या स्ट्रेस की कंडीशन बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रही हो तो ये डिजीज दोबारा डेवलप कर दी जाती है बॉडी के अंदर। तो इसीलिए कहा जाता है कि अर्ली डिटेक्शन आप जरूर करवाएं और 6 माह के बाद अपना प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन जरूर करें। नेक्स्ट हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं या जिनको हम वार्निंग साइन भी कहते हैं। इसमें सबसे जो
सबसे कह लें कि फर्स्ट साइन होता है वो होता है लंप। लंप क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे पास ग्रोथ होती है ऑफ द टिश्यूज, वो एक छोटा सा मैस बन जाती है जो कि आर्म पिट में या ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट नजर आना स्टार्ट हो जाती है। अब इस कंडीशन में आपका वेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर एक वुमन जो है वो लीन है या हेल्दी या डिजायरेबल रेंज में उसका वेट है, तो उसको वो चीज फटाफट से पता चल जाएगी कि मेरी बॉडी के अंदर किसी चीज की आउट ग्रोथ हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो वुमन ओवरवेट या ओबीज होती हैं, तो वो यही सोचती हैं कि शायद हमारा फैट जो है वो ज्यादा हो गया है या बल पड़ गया हमें, तो इसकी वजह से ये इस चीज को निग्लेक्ट कर देती हैं। तो बॉडी वेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसकी रिकग्नाइजेशन में। इसके अलावा जैसे ही इसकी स्टेजेस आगे जाती हैं, तो देखा जाता है कि ब्रेस्ट की जो स्किन होती है वो डिप्रेस्ड होना स्टार्ट हो जाती है, निपल की जो कलर हैं वो चेंज होते हैं, या उनकी जो शेप है वो अब डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, और कॉन्टिन्यूसली पेन जो है वो जरूर महसूस होती है। और इसमें जो हमारे पास कह लें कि मिसकंसेप्शन आता है वो ये होता है कि हमारा पोस्चर ऐसा था, हम सो ऐसे गए हैं जिसकी वजह से हमें ये पेन बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। फिर एट द एंड जब हमारे पास स्टेज 3 और स्टेज 4 का कह लें कि कैंसर डेवलप हो गया होता है क्लाइंट्स के अंदर, तो उसके अंदर ब्लडी डिस्चार्ज आ गया होता है, तो ये चीज सीधा आपको रेडिएशन की तरफ, कीमोथेरेपी की तरफ, या फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो हमारे पास कैंसर की ट्रीटमेंट्स हैं उनकी तरफ ले जाते हैं। तो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स को जो है वो निग्लेक्ट नहीं करना होता, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि पर्सन जो है वो डेली बेसिस पे अपने आप को खुद ही सेल्फ एग्जामिन कर ले। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वो कौन से लोग हैं जो रिस्क होते हैं ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, जिनके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। सबसे पहले आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर आपकी दादी को था, फुफ्फी को था, या खाला लोगों को था, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी डेवलप हो सके। तो इसके लिए आपकी एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपका लाइफस्टाइल का हेल्दी रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरह हमारे पास ओबेसिटी और हाई ब्रेस्ट डेंसिटी एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से लिंक कर रहे हैं। और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो जेंडर के ऊपर बेस करती है, कि ये वुमेन के अंदर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मेन ड्यू टू इट्स पार्ट। उसी तरह अगर एक पर्सन हैवी ड्रिंकिंग करता है, और हमारे पास एज, जो कि हमें पता है कि एज बेसिक फैक्टर होता है किसी भी डिजीज को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है, नेक्स्ट हमारे पास आती है कि एक ऐसी वुमेन जो कि किसी भी किस्म की रेडिएशन थेरेपी से गुजर चुकी है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम बात करते हैं कि अपेंडिक्स के लिए रेडिएशन थेरेपी की गई है, या किडनी स्टोन्स के लिए रेडिएशन थेरेपी की गई है उसकी, तो उसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। और इसकी मेन रीजन क्या होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती है। और उसके अलावा एक ऐसी गर्ल जिसकी मेंस्ट्रुएशन 12 ईयर से पहले हो गई है, उसके अंदर भी चांसेस ज्यादा होते हैं। या अगर हम बात करें एक वुमेन की जिसका पहला बेबी आफ्टर 30 ईयर्स हुआ है, उसके अंदर डेवलप करती है। एक ऐसी विमेन जो कि कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसके अंदर भी ये होती है। और सबसे हमारे पास जो लास्ट चीज आती है वो मेनोपॉज होता है। अगर एक ऐसी आजकल जो मेनोपॉज का टाइम है वो 40 to 45 ईयर्स हो गया है, पहले ये टाइम जो है वो 60 ईयर्स तक भी चलता था। और इसकी रीजन क्या थी कि जो हमसे पहले लोग थे उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी, और उनकी जो डाइट होती थी वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक और हेल्दी होती थी। उनके अंदर मीट का कंजप्शन या फास्ट फूड का कंजप्शन, जंक फूड जो हमारे पास हैं डिफरेंट टाइप्स के, उस तरह नहीं होता था जिस तरह आज हमारी जिंदगियों में ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट कर गए हैं। अब जो मेन चीज एक पूछी जाती है कि ब्रेस्ट कैंसर वुमेन के अंदर क्यों ज्यादा अफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू द मेन, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर बेस करी होती है एस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर, और एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे पास फीमेल हार्मोन होता है। तो एक तो इसकी रीजन ये होती है, और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस जो है वो दूसरी रीजन होती है, कि विमेन के जो है वो स्ट्रक्चर ही ऐसा अल्लाह पाक ने बनाया है कि जिसकी वजह से उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होते हैं।
और अगर हम मैन की बात करें कि वो कौन से आदमी हैं जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होते हैं, तो जिनके अंदर क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे कि हाँ आपने सुना होगा कि एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया है, या ऐसे लोग जिनकी वॉइस जो है वो थोड़ी सी गर्लिश लगती है, या जिनकी जो चलने का अंदाज है, बोलने का अंदाज है, थोड़ा सा लड़कियों वाला टच जिनमें ज्यादा आता है, तो उन लड़कों के अंदर, क्योंकि आप अगर आप उनका स्ट्रक्चर भी देखें तो वो थोड़ा सा गर्ल से रिलेट करता है, तो उन लोगों के अंदर जो है वो चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास इसमें स्क्रीनिंग के टेस्ट आते हैं। सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो होता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें सिंपली डिवाइस के अंदर देखा जाता है, डिवाइस जो है वो उसकी स्कैनिंग की करती है और एट द एंड जो है वो पिक्चर प्रोवाइड कर देती है, जिसमें सिंपल एक स्पॉट सा नजर आता है कि ये कैंसर डेवलप हो गया है। अगर आप ये पिक्चर देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर छोटा सा एक होल है जो कि ये शो कर रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप है उस वुमन के अंदर। तो ये चीज आपको नेकेड आई से नहीं पता चलेगी, इसीलिए मैमोग्राफी को यूजुअली प्रेफरेंस दी जाती है स्क्रीनिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है वो बताती है जो हमारे पास ब्रेस्ट टिश्यूज की डेंसिटी है उसके बारे में। जितनी ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगी वो इस चीज को बताएगा कि सेल्स की ग्रोथ ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा हो गई है, और ये सारी चीजें हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसके साथ ही वो फिर इसका लिंक या को रिलेशन दिखाती हैं कि कौन सी स्टेज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर एक वुमेन के अंदर डेवलप हो चुका है। लास्ट हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आती है। ये जब एक वुमेन के अंदर ये डायग्नोज हो जाता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर था, और नेक्स्ट फिर उसको ये भी पता चल जाता है कि उसका ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, या उसको ये पता चल जाता है कि डिफरेंट अब कौन सी स्टेज के ऊपर वो लाई कर रही है, तो एमआरआई कराई जाती है। एमआरआई जो है वो बेसिकली इसलिए कराई जाती है कि ये पता चल सके कि कौन से पार्ट के अंदर अब उसका कैंसर फैल चुका है, और उस लिहाज से फिर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। अब हमारे पास आती है न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशनल थेरेपी में बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्लाइंट है अगर अर्ली डिटेक्शन का अर्ली स्टेज का है तो उस लिहाज से उसको कैलोरीज प्रोवाइड की जाती हैं, और जितना ज्यादा उसके अंदर कैंसर फैल गया है तो उस लिहाज से उसका जो एक्चुअल बॉडी वेट जो उस वक्त प्रेजेंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसकी सिंपल कैलोरीज को निकाला जाता है, ताकि उसको वो नीड प्रोवाइड की जा सके कि वो उसकी कंडीशन को ज्यादा खराब ना होने दे। फिर हमारे पास आती है प्रोटीन नीड्स। प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि एक पेशेंट जो है आपके पास वो इतना एबल है कि वो खाना खा सकता है, या वो खाना खाता है उसको डाइजेस्ट होता भी है कि नहीं, उसकी बॉडी के अंदर कौन सा स्ट्रेस है। फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि अगर एक पर्सन को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको दूसरी कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, रीनल क्या इशू ना हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर डायबिटीज का कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो उसको कैंसर हो जाए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं उसकी बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर कैटाबॉलिक पेशेंट है कि मतलब एक्सट्रीमली उसकी बॉडी के अंदर सारे मैकेनिज्म जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, तो 1.2 ग्राम उसके बॉडी के वेट के लिहाज से उसको प्रोटीन प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह हेमेटोपोइटिक हमारे पास सेल ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर 1.2 से 1.5 ग्राम तक प्रोटीन प्रोवाइड की जाती है, और इसका बेसिक एम ये होता है कि हम उसको ऐसी प्रोटीन, और इसमें जो है वो हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन प्रोवाइड की जाती है। इसका बेसिक इसका बेसिक एम यही होता है कि हम उसकी जो कंडीशन है उसको खराब ना करें, और इतनी उसको एनर्जी जरूर प्रोवाइड करें कि वो कम से कम अपनी जो बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहा है उसको सेटिस्फाई कर सके, उसके साथ लड़ सके। अब इसमें जो हम प्रोटीन हमारे पास हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन, जैसे कि हम अंडे की बात करें, जब भी कोई कहता है ना कि हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन दे, तो उसमें सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो एग का होता है। तो ये इसलिए प्रोवाइड की जाती है क्योंकि बॉडी को इसको ज्यादा डाइजेस्ट और ज्यादा मेटाबोलाइज नहीं करना पड़ता, और ये फटाफट से बॉडी के अंदर जाकर ब्रेक डाउन होती है और बॉडी इसको यूटिलाइज कर लेती है।
और इसकी वजह से जितने भी स्ट्रेस की कंडीशन है, अगर हम बात करें ना कि बॉडी के अंदर कोई भी फूड ले रहे हैं तो उसने डाइजेशन होना है, तो उस डाइजेशन के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। तो इसीलिए हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जितने भी कार्ब प्रोटीन फैट्स होते हैं ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में देते हैं, ताकि बॉडी को ज्यादा डाइजेशन के लिए एनर्जी यूटिलाइज ना करनी जाए। फ्लूइड डिमांड जो है वो 20 to 40 ml पर केजी के हिसाब से दी जाती है, लेकिन अगर एक पेशेंट को के अंदर किडनी का कोई मसला है तो फिर उसके लिए जितना उसका यूरिनरी आउटपुट आ रहा है, या अगर वो डायलिसिस के ऊपर है, तो उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसका जो फ्लूइड इनटेक है उसको चेंज किया जाता है। और दूसरा हमारे पास जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है फॉर द फ्लूइड डिमांड, वो बेस करता है एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कैलकुलेशन की है और उसकी 1300 कैलोरीज निकली हैं डेली की रिक्वायरमेंट, तो आप 1300 ml जो है सिंपली उसको वाटर दे देंगे। अब इसके अंदर जो डाइट देते हैं वो मेजरली प्लांट बेस्ड डाइट होती है, क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कार्ब्स होते हैं और फैट जो होते हैं, वो एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, दूसरी बॉडी को उसको ज्यादा डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे कि हमें पता है कि कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडिएशंस दी जाती हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बोन मिनरलाइजेशन का जो सारा बैलेंस है उसको खराब कर देती हैं, जिसके लिए विटामिन डी एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड इन्हें किए जाते हैं। उसके अलावा कॉफी एंड टी रिकमेंड की जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पॉलीफिनोल्स, कैटिचन्स, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को ओवरकम करने में मदद करते हैं। और इनका जो ब्लड पीएच है वो रिड्यूस हो गया होता है ड्यू टू द कीमोथेरेपी, क्योंकि हमें पता है कि कीमोथेरेपी कैंसरस सेल्स के साथ साथ जो आपके हेल्दी सेल्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो जो बैलेंस है एचबी का, उसको बैलेंस, उसके वॉल्यूम को बैलेंस रखने के लिए आयरन और विटामिन बी 12 दिया जाता है। इसी के साथ फोलेट एंड फॉलिक एसिड दिया जाता है, क्योंकि ये तीनों मिलकर ही जो हमारे पास आरबीसीज हैं उसकी फॉर्मेशन में मदद देते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं, फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी को मदद करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द कैंसर। और सोया और फाइटो एस्ट्रोजन इसलिए दिया जाता है क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो सोया और जो फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं वो एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज नहीं करते, जिसकी वजह से उनको हेल्प होती है कि वो अपनी बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रख सकें। एट लास्ट हमारे पास आती है कि अगर हम डाइट की बात करें कि कौन सी टाइप की डाइट देते हैं, तो इसमें हमारे पास मेडिटेरेनियन डाइट और प्यूटेंट डाइट आती है। इन दोनों डाइट्स को क्यों चूज किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर मेनली जो फोकस होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स का जब हम देखते हैं ना कंबाइन, उनको एक देखते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को देखते हैं, तो उसमें जो है ना वो बेसिकली प्लांट्स जो है वो बॉडी के अंदर जाकर डाइजेशन को उतना ज्यादा टाइम नहीं लगाते जैसे कि एनिमल प्रोटीन लगाती है, या हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस जो होते हैं उनके डाइजेशन को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए इन डाइट्स को मेनली चूज किया जाता है। उसके अलावा इनके अंदर वेजिटेबल और फ्रूट्स की सर्विंग्स भी ज्यादा होती हैं। इनके अंदर जो हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो ज्यादा जरूरी होती हैं, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी को हेल्प आउट करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द इन्फ्लेमेशन। और इसी के साथ साथ इसके अंदर जितने भी फैट, ऑयल्स और स्वीटनर्स होते हैं उनको अगर आप देखें तो दोनों ही पायरामिड के अंदर टॉप पे रखा गया है कि इसके अंदर मिनिमल इनका यूजेज हो, ताकि बॉडी को किसी भी किस्म की स्ट्रेस ना आए। जितना ज्यादा एक पर्सन रिफाइंड चीजें खाएगा उतना ही ज्यादा उस पर्सन की बॉडी के ऊपर स्ट्रेस की कंडीशन ज्यादा होगी, क्योंकि उसको डाइजेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट